अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस कब आएंगे? नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर की असल वजह सेहत है या अब ये सिर्फ सियासी मसला बनकर रह गया है? ये वो सवाल जो कई माह से नून लीग का पीछा कर रहे हैं, मगर नून लीग के रहनुमा ये सवाल के वाज़ेह जवाब देने से कासिर है। कभी कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सेहत उनकी फौरी वापसी की इजाज़त नहीं देती और उनकी वापसी का फैसला डॉक्टर्स, पार्टी और ख़ानदान करेगा, तो कभी ये दावे किए जाते हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी काफ़ी अरसे से नवाज शरीफ को वापस लाने के दावे कर रही है, मगर उन दावों में नाकामी के बाद हुकूमत ने अब शहबाज शरीफ को कटघरे में लाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए हुकूमत ने नवाज शरीफ की तिबी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, जिसके सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नदीम को मुकर्रर किया गया है। जराये के मुताबिक ये बोर्ड पहले से नवाज शरीफ की सेहत की रिपोर्ट्स का जायजा ले रहा है और अब ये बोर्ड नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट की रोशनी में इनकी सेहत से मुतालिक 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अहम बात यह कि पिछले कुछ रोज से अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा ये दावे कर रहे थे कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, मगर डॉक्टर शॉल की ये रिपोर्ट और हुसैन नवाज के 2 रोज पहले इंटरव्यू ने यह वाजे कर दिया है कि नवाज शरीफ की फौरी वापसी मुमकिन नहीं है और अब वापसी का फैसला उनके डॉक्टर्स और खानदान करेगा। जाके अदालत में ये तो जवाब दें कि उस वक्त जब इसको जरूरत थी उनको जो है ना मुआलिजीन के साथ रब्ता करने की, उस वक्त तो इन्होंने जो है ना रब्ता किया ना, और क्यों ना किया, ये इस बात का भी जवाब देना। मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए, जो है जहाँ तक ये इनका ताल्लुक है, हमें जो है कोई परवाह नहीं है। और मियां साहब जो है उनके प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे और जिस वक्त जो है ना हम बतौर उनका खानदान समझेंगे कि ही इज नाउ यू नो सेफ टू गो बैक टू पाकिस्तान। हुसैन नवाज कह रहे थे कि नवाज शरीफ का इलाज उस वक्त मुकम्मल होगा जब उनके डॉक्टर्स बेहतर समझेंगे। हुसैन नवाज वाज़े तौर पे नवाज शरीफ की फौरी वापसी के इम्कान को रद्द कर रहे थे, जबकि पिछले कुछ रोज पहले अयाज सादिक ये दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ जनवरी में वतन वापस आ जाएंगे, जबकि कल रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने भी यही दावा किया कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। सवाल यह है कि जब नवाज शरीफ के अहले खाना मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ की फौरी वापसी के इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर नून लीग के कुछ रहनुमा नवाज शरीफ की जल्द वापसी के दावे क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपने कारकुनों को सियासी तौर पर मुतहर्रिक रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है या इसकी वजह कुछ और है? ये सवाल भी अहम है कि नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर सिर्फ सेहत की वजह से है या उन्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान वापस आकर वो सीधा जेल जाएंगे और जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो जाता कि उन्हें ज्यादा अरसे तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा, वो उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रिसेंटली आप भी लंदन में मौजूद थे, आपकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वहाँ पर मुलाकात भी हुई और उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब के इंटरव्यू में आपने ये कहा कि मुस्तकबिल करीब में वो वापस आ जाएंगे। जब उन्होंने सेहत का पूछा कि सेहत कैसी, आपने कहा बहुत हाई स्पिरिट्स में है, मैंने नहीं देखा उनको रीसेंट पास में कितने हाई स्पिरिट्स में हो। तो आपको तो बड़ा सेटबैक हुआ होगा जब आपने डॉक्टर शॉल की ये रिपोर्ट पढ़ी या आपने जब हुसैन नवाज का इंटरव्यू देखा हो जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अनकरीब तो कोई आने के इम्कानात नहीं है, कोविड ख़त्म होगा, इसके बाद उनका जो प्रोसीजर है वो होगा और फिर अगर डॉक्टर्स और ख़ानदान वाले इजाज़त देंगे तो फिर वो आएंगे। मेरे ख्याल है शहजाद, आप तो अच्छी तरह समझते हैं डिफरेंस स्पिरिट्स में और सेहत में बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप कहते हैं कि किसी की स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, जो मैंने कहा और मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ, तो उसका मतलब सेहत से तो नहीं होता। इंसान एक बड़ी अच्छी सेहत के साथ स्पिरिट्स डाउन भी हो सकते हैं और बुरी सेहत के साथ स्पिरिट्स हाई भी हो सकते हैं। सो द टू हैव नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन आपने ये भी कहा था कि मुस्तकबिल करीब में आ जाएंगे स्पिरिट्स को, इंशाअल्लाह ताला। वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल करीब में। अब 2 चीज़ें हैं। एक तो जाहिर सी बात है, आपने जो काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू का जिक्र किया था या और किसी दौरान जब मैं लंदन में था उनसे मुलाकात के बाद मैंने कभी ये हफ्तों की बात नहीं की थी, ना महीनों की बात की थी, क्योंकि एक तो मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता था कि वो उनका जो ये डॉक्टर साहब मुआयना कर रहे थे और उसके बेसिस पर डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देनी थी और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट उसके बाद आई है और उसमें बड़े क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं उनके ट्रैवल करने के हवाले से। आई एम नो मेडिकल एक्सपर्ट, बट इतनी तो समझ है
कि बहुत हाई रिस्क है अगर वो ट्रैवल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है शहजाद कि वो वापस आके जिस माहौल से वो गए थे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप सियासत की डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं वहाँ से जहाँ से वो लंदन पहुँचे। हमारे लिए वो तमाम तजर्बा जब वो जेल में थे और जिस तरह से उनकी सेहत यहाँ जितनी फास्ट डेटोरिएट हुई थी, वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा सवालिया निशान है। और आज भी हम ये सवाल करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा से एम्फसाइज़ करता रहा हूँ, सेहत तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है और उसके फैसला मियाँ नवाज शरीफ या उनकी फैमिली को सबसे पहले लेना है और फिर पार्टी के लीडरशिप। लेकिन ज़ुबैर साहब, जब आप कहते हैं मुस्तकबिल करीब में आ जाएंगे और आपने ये फौरी तौर पे कहा, जब आपने उनसे मुलाकात की, अय्याज सादिक साहब मिलकर आते हैं, कहते हैं जनवरी में मैं साथ लेकर आऊंगा। जावेद लतीफ साहब हर दूसरे दिन कहते हैं, आपने कहा था मुस्तकबिल करीब में, नहीं आपने कहा मुस्तकबिल करीब में लाएंगे। अय्याज सादिक साहब ने कहा जनवरी में आ जाएंगे। लतीफ साहब कहते रहते हैं कि अभी बस चंद हफ्तों की बात है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो अब ये कह रही है कि वो नहीं आ सकते अनकरीब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरा प्रोसीजर उनका होना है, एंजियोग्राफी होगी, फिर क्या प्रोसीजर होगा, और वो सब भी होगा कोविड के बाद, अभी फौरी तौर पर नहीं। हाँ, तो वो शहजाद बड़ा क्लियर है ना कि डॉक्टर की राय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, मेरी राय से या जावेद लतीफ़ की राय से या अय्याज सादिक की राय से। एक तो मैंने चंद हफ्तों की बात कभी भी नहीं की थी, और मैं इस ज़ाहिर है हम चाहते सब हैं कि वो चंद हफ्तों में आए, चंद दिनों में आए, लेकिन मैंने देखा था और जो मैं समझा था कि जब तक वो डॉक्टर एक रिपोर्ट नहीं दे देगा, तो डॉक्टर की तो रिपोर्ट अभी आएगी ना। अय्याज सादिक साहब जो बात कर रहे थे वो दिसंबर में कर रहे थे, या जो भी जावेद लतीफ़ साहब। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो एक हम उनकी वापसी क्यों मुश्किल है, उनकी वापसी मुश्किल है हेल्थ रीजंस की वजह से। और हेल्थ रीजंस कौन डिटरमिन करता है? डॉक्टर डिटरमिन करता है। तो दैट इज वेरी क्लियर कि ऐसा लगता है कि उस किस्म की क्लियरेंस नून लीग का एक ब्लफ था जो कि हुकूमत ने कॉल कर दिया। अय्याज सादिक और दीगर रहनुमा ये कहते रहे कि अभी जल्द आ जाएंगे नवाज शरीफ, बस आने की तैयारी हो रही है। हुकूमत ने वहां से उनको बुलाने का प्रोसेस तेज किया और अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई जो कि कहते हैं कि ही इज नॉट फिट टू ट्रैवल। गवर्नमेंट ने ब्लफ तो पता नहीं कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 3-3.5 साल से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मुझे नहीं पता कि उनका ब्लफ क्या था और वो रीपे किया है या नहीं किया है। हम जाहिर सी बात है हम वो सब कोशिश करेंगे जिसमें मियाँ नवाज शरीफ को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और फिर वो वापस आएँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि जी वो उस सिचुएशन में हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, हम फिर भी राय देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है फाइनल फैसला उनका या उनकी फैमिली का होगा, जैसे हुसैन नवाज ने कहा था। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक तो ये जो उनके डॉक्टर की मेडिकल इवैल्यूएशन है वो तो अब सामने आ गई है, और इस पर जो पंजाब मेडिकल बोर्ड है उसको भी अभी दे दी गई है। 5 दिन में उन्होंने जो है अपनी इस पर सिफारिशात देनी है, लेकिन हुकूमत बार बार ये मुतालबा कर रही थी। पहले पंजाब मेडिकल बोर्ड भी ये कह चुका है कि जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट या डॉक्टर का ओपिनियन आ रहा है वो नाकाफ़ी है, हमें वो रिपोर्ट्स दिखाएं, उस पर हम अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू बनाना चाहते हैं। तो जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉक्टर शॉल ने ये इवैल्यूएशन दी है वो रिपोर्ट्स आप हुकूमत को भी भेज दें, वो रिपोर्ट आप पंजाब मेडिकल बोर्ड के सामने रख दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है उसमें भी शिकस्त दे देंगे अगर आपका दावा दुरुस्त है तो। देखें, हुकूमत तो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और अभी तक उसमें उसको शिकस्त ही हुई है। वो पिछले 2 साल से जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से गए थे, आपको याद है कि बहुत से मिनिस्टर्स ने उसी वक्त रियलाइज़ किया था कि पॉलिटिकली ये शायद उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था वो तस्वीरें रिलीज़ करके कि जी मियाँ नवाज शरीफ तो बिल्कुल सेहतमंद हैं। सो पॉलिटिकली तो उनको ज़्यादा डैमेज हुआ है, हमें तो डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज हमारे जो सपोर्ट बेस है और वर्कर्स है वो आज भी मियाँ नवाज शरीफ को उस किस्म का मैंडेट देता है कि वो फैसला मियाँ नवाज शरीफ खुद करेंगे। और वो सेहत के हवाले से तमाम वर्कर्स अक्रॉस पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं वो सब इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट बैंक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मियाँ नवाज शरीफ की सेहत है। हम सब चाहते हैं कि जी वो पॉलिटिक्स करें और पाकिस्तान में फ्यूचर में एक रोल प्ले करें। तमाम सर्वेज और तमाम जो बाई इलेक्शंस और दूसरे जितने भी हुए हैं उससे इंडिकेशन यही मिलती है कि मियाँ नवाज शरीफ रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर
पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर एंड द मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल लीडर इन द कंट्री। जी आपने आज पे आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन जुबैर साहब देखिए, जो फॉलोअर होता है, जो वर्कर होता है, वो उसमें खासतौर पे अगर वो कल्ट फॉलोअर हो तो वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही, चाहे आप लंदन में बैठे या आप पाकिस्तान में आए। लेकिन जब आप एक नैरेटिव बनाते हैं कि देखें जमहूरियत आगे बढ़नी चाहिए, वोट को इज्जत दो, और फिर माजी में भी ये देखा गया कि नवाज शरीफ जब पहले भी 99-2000 में गए थे तो उस वक्त भी मेडिकल कंडीशन बता के गए थे, फिर पता चला कि एक लंबे अरसे तक बाहर रहे, मुआहिदा भी सामने आ गया, अब भी 4 हफ्ते का कह कर गए और इसके बाद इतना तवील अरसे तक उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। लाखों सर्जरीज हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं उनकी सर्जरी कोविड की वजह से नहीं हो सकती। तो माजरत के साथ जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो भी कोई बहुत ज्यादा आपके हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल हमारे हक में जाता है। उतनी ही दफ़ा हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं। 99 की अगर आपने या 2000 की एग्जांपल दी है तो डैट इज़ अ रॉन्ग एग्जांपल। शहजाद, आई एम सॉरी, आप कह रहे हैं कि मार्शल कंट्री में लग गया, उनको अटक जेल में डाल दिया और उनको हथकड़ियाँ लगा के यहाँ कराची शिफ्ट किया गया एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एज इफ के वो पता नहीं कौन सा उन्होंने जुर्म किया है, और फिर उसके बाद उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। इवन मिस्टर इमरान खान, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो शख्स जेल में होता है वो अपना फैसला नहीं करता। सो हम तब जब हम डिस्कस करते हैं ना तो तमाम चीज़ों को, मैक्रो इशू को साथ रख के, इंसाफ के तकाजे जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा उनके साथ उनको बाहर पावर से निकाला है ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड्स। तो और फिर उसके बाद जिस तरह से मुकदमात चलते रहे हैं, जिस तरह से फैसले आते रहे हैं, जिस तरह से जुल्म होता रहा है, खुलकर ये बात करें ना, देखिए खुलकर ये बात करें, क्योंकि सिर्फ उनकी मेडिकल खुलकर ये बात करें, क्योंकि ना आप रिपोर्ट देते हैं और जो जवाब बताया जाता है कि देखिए कोविड की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट। ये जो आप अब बात कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, वो यहां पर आएंगे, दोबारा जेल जाना पड़ेगा, तो शायद जब तक उनको कोई यकीन नहीं हो जाता कि ज्यादा अरसे तक वो जेल में रहेंगे नहीं, वो वापस आने का फैसला नहीं करेंगे। ये फिर बताएं ना, ये हकीकत पे मबनी नैरेटिव आप बनाएं ना। आपने 2000 के एग्जाइल की बात की थी ना, आपने 2000 के एग्जाइल की बात की थी, तो एग्जाइल और मुआहिदा, उसको आप जो भी कहें, मुआहिदा भी सामने आया था जी। मतलब एक शख्स ऐसा जिसने नाजायज कब्जा किया हुआ मुल्क पर, अपने पावर के बेसिस पर, अपने सारे जो मिलिट्री माइट के बेसिस पर, तमाम सबमरीन्स और जहाज़ों के बेसिस पर, उसके साथ कौन सा कोई इक्वल बेसिस पर मुआहिदा होता है? तो आप जब वो एग्जाम्पल देंगे तो हम जवाब भी फिर उसी हिसाब से देंगे। और आज मुशर्रफ साहब कहाँ हैं और मियां नवाज शरीफ कहाँ हैं, ये भी देख लें। तो अभी पर आ जाए ना, जिक्र कर ही दिया। जी अभी पर आ जाएं, तो अभी पर आ जाएं, हाँ बिल्कुल अभी पर आ जाएं। अभी पर क्या हुआ था कि वो जेल में थे। पहली बात तो ये 2018 से ये कहानी शुरू होती है और वो लंदन में बैठे थे और उनको सज़ा दी गई, जो कि गलत सज़ा दी गई, बिल्कुल डुबियस रीजंस की वजह से सज़ा दी गई जिसका कोई बेसिस नहीं था कानून में। उनको सज़ा दी गई, उनकी बेटी को भी सज़ा दी गई, हु हैज़ नेवर हेल्ड अ पॉलिटिकल पोजीशन, उनको 10 साल की सज़ा दे दी। मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स कभी दुनिया की तारीख में होता है। आपका मानना यह है कि उनको गलत तरीके से सजा दी, तो उनको अगर रिलीफ मिलना है तो मिसयूज ऑफ ऑफिस क्या करती, सुन ले, उनको अगर रिलीफ मिला है तो भी अदालतों से मिलना है ना, अदालत में उनका केस चलेगा नहीं जब तक वो मफरूर रहेंगे। के साथ यहां आए जी नहीं, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। तो अदालत कह चुकी है अपनी वाइफ को उस कंडीशन में छोड़ के वापस आना और फिर अपनी बेटी को जेल जाने के लिए आना। शहजाद, आप तो अभी थोड़े यंग हैं, मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अगर किसी से पूछें कि कोई बाप अपने बेटी को, जवान बेटी को थाने भी 4 घंटे के लिए लेके जाना हो ना तो उसके पसीने निकल जाएंगे, और वो जेल जाने के लिए लंदन से पाकिस्तान आए थे। सो लेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये नहीं तैयार हैं, बिल्कुल 100% उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन सेहत हमने नहीं खराब की थी जब वो यहाँ थे पाकिस्तान में, जो उनकी सेहत खराब हुई थी और उस कंडीशन पर पहुंची थी जहां काबीना ने फैसला किया था। लेकिन देखिए जुबैर साहब, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने जो पीटीआई की रुकन है उन्होंने फैसला किया था। सर वही मेडिकल बोर्ड अब रिपोर्ट भी मांग रहा है, आप बार बार कोट करते हैं कि देखिए पंजाब मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला किया था, वही पंजाब मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि रिपोर्ट्स हमें दे दे, हम अपना इंडिपेंडेंट व्यूज पे कायम कर लेंगे। आप कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर का ओपिनियन भेजेंगे, इवैल्यूएशन भेजेंगे, रिपोर्ट नहीं भेज सकते आप। इसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक है इसके पीछे?
पहले तो आप ये क्वेश्चन आपने कभी ये पूछा है या उतने जोर दे के पूछा है कि जी उस वक्त उनकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब हुई थी? उसका कोई जवाब है इमरान खान के पास कि उन्होंने उनको अंदर बंद किया था और जिस सिचुएशन में उनको पहुंचा दिया था तो उनके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए थे इमरान खान साहब के या उनके जो वजीरों के कि जी ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अब किसी ना किसी तरह से इनको बाहर जाने दिया जाए। इस पर तो बहुत सवाल किए। इनफैक्ट हुकूमत तो इल्जाम लगाती है कि मीडिया ने वो नैरेटिव बनाया था, भी मौजूद है। वैसे बड़े सवाल किए और इसीलिए हुकूमत इल्जाम लगाती है कि मीडिया ने नैरेटिव बनाया था। मैं सिर्फ ये पूछूं कि रिपोर्ट दी, जी जी पंजाब की हुकूमत ने रिपोर्ट दी, अब क्यों नहीं दे रहे रिपोर्ट? काबीना ने फैसला किया और मीडिया ने नैरेटिव बना दिया। कमाल मैं वही कह रहा हूं, तो इसलिए हुकूमत की बात ना करें, हुकूमत से तो बड़े सवाल किए हमने, लेकिन ये बताइए रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? क्यों सिर्फ आप कह रहे हैं कि एवैल्यूएशन रिपोर्ट या ओपिनियन मिलेगा डॉक्टर का, रिपोर्ट नहीं देंगे? क्या वजह है इसकी? एक तो देखें ना, हम जंप कर रहे हैं कंक्लूजन पर। आपने खुद बताया अपने इंट्रो में कि वो जो पंजाब बोर्ड बनाया गया है वो जो भी अपनी जो लेट देम कम अप विद देयर कंक्लूजन फर्स्ट, तो हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं उससे पहले रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा कि वो क्या मांग रहे हैं या क्या कंक्लूजन है उनका, या वो सेटिस्फाइड हैं जो उनको अभी तक प्रोवाइड किया गया या डिससेटिस्फाइड है। तो उनका एक जब ओपिनियन आ जाएगा वो समझते हैं, और फिर एक कोर्ट भी मौजूद है। जब ये अगर आ जाएगा उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें देनी चाहिए, जो ये मांग रहे हैं, और उसके बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। तो जुबैर साहब देखिए, आपका अदालत से शिकवा हो सकता है, निज़ाम इंसाफ से हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन देखें इसी अदालत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जो कि शायद तारीख में किसी भी हाई प्रोफाइल शख्स को ना मिला हो, कि आपको बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली इलाज के लिए जबकि आप कन्विक्टेड हैं। आम शख्स को ये नहीं होता, वो भी बैठा रहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, वो भी डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके भी स्ट्रेस होते हैं, शायद वो भी दिल का मरीज होता हो, उसको ये रिलीफ नहीं मिलता। तो जब अदालत ने एतमाद किया कि आप जल्द वापस आ जाएंगे इलाज करवा के, आप इलाज नहीं करवा रहे, तो भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है कि इसी अदालत ने आपको ये रिलीफ भी दिया कि आप बाहर जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इलाज करा के वापस आएं। पहले तो बात यह है कि हम ये मानते ही नहीं कि वो कन्विक्टेड हैं। सबको पता है कि उनको किस तरह से कन्विक्शन उनकी हुई थी, सबको पता है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कितनी फ्लिम्सी ग्राउंड्स पर हुई थी। पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हो सकता। साहब आप जो भी समझे, अनफॉर्चुनेटली आपको अदालत में जाकर ही साबित करना पड़ेगा ना, अदालत के बगैर आप टीवी पे बैठ के तो नहीं कह सकते ना। वो एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक शख्स के साथ इतना जुल्म। सही है जुबैर साहब, लेकिन वो अदालत में ही जाके अपना मुकदमा रखना है ना आपने। जी नहीं, अदालत में ही रखना है। हमें पता है कि हमने कब रखना है अदालत में। इस वक्त तो मरीम नवाज का केस चल रहा है। हमें जब ये नज़र आएगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान के कोर्ट्स के फैसलों की। तो मैंने यही सवाल किया था ना, आप खुद अब कह रहे हैं जब उनको नजर आएगा कि इंसाफ मिलेगा, यानी कि जब उनको उम्मीद होगी, यकीन होगा कि ज्यादा अरसा उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, तब वो वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, देखें हम दो चीज़ें बात कर रहे हैं। एक तो हम हेल्थ, और मैंने एम्फोसाइज करके कहा, मैं दोबारा ये बता दूं कि फर्स्ट फैसला जो है उनके ना आने का, दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज हेल्थ रीजंस, और जिस तरह से उनके डॉक्टर्स ने कहा है। अभी उस पर हमने बात भी की है कि पंजाब बोर्ड जो भी बैठा है वो क्या फैसला करता है, क्या डिमांड करता है, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। दूसरी चीज़, आप इंसाफ की बात कर रहे थे कि जी कोर्ट्स ने इतना ज़बरदस्त किया है, तो इधर ही के कोर्ट्स ने जो किया था वो कोई ज़बरदस्त नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त 4 रोजा दौरे पर चीन में मौजूद हैं, जहां आज वजीर आजम इमरान खान समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा ने सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम इमरान खान के इस दौरे को पाकिस्तानी मईशत के मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। इस दौरे के बाद पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी में बड़ा इजाफा होगा। माशी पहलुओं के अलावा चीन का यह दौरा दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी,
सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक चीन तजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की नजर से भी देखा जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने 4 रोज़ा दौरा चीन पर आज चीनी थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटियों और पाकिस्तान स्टडीज सेंटर के सरबराहान से मुलाकात की, जहां वजीर आज़म इमरान खान ने सीपैक को सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इकदाम का अहम मंसूबा करार दिया। वजीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। मकबूजा कश्मीर के मसले पर चीन की गैर मुतज़लज़िल हिमायत काबिल तहसीन है। वजीर आज़म इमरान खान का यह दौरा बहुत अहम है, जिससे हुकूमत को कई उम्मीदें हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज शहबाज राणा की खबर के मुताबिक वजीर आज़म का यह दौरा सीपैक के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। इस दौरे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साला सनती फ्रेमवर्क का मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान में कायम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फैक्ट्रीज लगाने समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की यह भी ख्वाहिश है कि चीन के $4 अरब के कर्ज को रोल ओवर यानी कि इसकी वापसी की तारीख में तौसी की जाए, जबकि तजारती फाइनेंस फैसिलिटी के हुजूम में इजाफा करके उसे $4.5 अरब से $10 अरब तक ले जाया जाए। अहम बात यह है कि काबीना सनती फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर चुकी है और अब इसकी मंजूरी का हतमी फैसला वजीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में होगा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन समेत दीगर वफाकी वज़रा इस दौरे को लेकर काफी अहम दावे कर चुके हैं। उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इस दौरे के बाद चीनी सरमायाकारी में इजाफा होगा, कारोबारी और सनती यूनिट पाकिस्तान मुंतकिल होंगी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ये एक इंतहाई अहम दौरा है और एक अहम वक्त पर आ रहा है। तो पाकिस्तान में आगे चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। वजीर आजम जब जाएंगे ये प्रेसिडेंट शी को, प्राइम मिनिस्टर ली को ये प्रेजेंट करेंगे। हमें ये यकीन है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान में चाइनीज सरमायाकारी हो रही है उसमें मजीद तेजी आएगी। ये चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें, क्योंकि हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं। चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। हुकूमत की जानिब से इस दौरे को लेकर बड़ी उम्मीदें बांधी गई हैं, जबकि वजीर आज़म माजी में मुतअद्दिद बार ये वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा इस दौरे के बाद सीपैक मंसूबों में कितनी तेजी दिखाई देती है और पाकिस्तान में सरमायाकारी में कितना इजाफा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए बैरूनी सरमायाकारी इंतहाई जरूरी है। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जों पर इन्हिसार कर रहा है। पिछले 3 साल के दौरान गैर मुल्की कर्जे और वाजिबात $96 अरब से बढ़कर $127 अरब तक पहुंच चुके हैं, जबकि 2 सालों में मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी सिर्फ $3.5 अरब रही है। इसलिए मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो। पाकिस्तान चीन की मदद से इस डेट सर्कल से कैसे निकल सकता है, इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हुकूमत तो कह रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है, जहां पर 5 साला इंडस्ट्रियल कॉपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया जाएगा, जिसके जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा होगा। उससे पहले ज्यादातर मंसूबे जो लगे हैं वो कर से मुतालिक थे। आपको लगता है जो बीच में हम देख रहे हैं कि सीपैक के मंसूबे स्लो हो गए हैं या जो ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी नहीं नजर आ रही, इस दौरे के बाद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और मामला जो है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं चीन के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। लेकिन चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है और साथी है, और चीन जो है सबसे बड़ा इस वक्त इन्वेस्टर भी है पाकिस्तान में। सो जो भी दौरा अगर हाई लेवल का होगा तो उसकी बड़ी अहमियत होगी, और इस दौरे की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस वक्त आ रहा है जब सीपैक अपने दूसरे फेज में दाखिल होने को तैयार है। जब पहला फेज जो मियां साहब के दौर में शुरू हुआ था वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है और उसके समरात आपके सामने हैं, चाहे बिजली का बहरान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गवादर के जरिए कनेक्टिविटी हो, और चाहे हमारी जो ट्रांजिशन है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अब इस फेज में सबसे बड़ा इशू 2 है। एक है सिंगल विंडो ऑपरेशन। पाकिस्तान में अगर आपने सरमायाकारी लगानी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 37 मुख्तलिफ अप्रूवल्स या एनओसी या रेगुलेशंस को आपको क्रॉस करना पड़ता है। 37
और चाहे वफाकी हुकूमत हो सूबाई हुकूमत हो। तो इतना लंबा लाल फीता अगर आप नहीं काट सकते और सिंगल विंडो ऑपरेशन नहीं आता, जिसे वन विंडो ऑपरेशन भी कहते हैं, तो ये आगे नहीं बात बढ़ेगी। नंबर 2 बात यह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, जिसका आपने जिक्र भी किया, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का मुआहदा भी हुआ है। अभी 4 हमने बनाई हुई हैं, एक है रशाकई में, एक है धाबेजी सिंध में, एक है अल्लामा इकबाल फैसलाबाद और एक है गवादर। अब चाइनीज इन्वेस्टर्स आने को तैयार है। हमने ईयर मार्क भी किया है 5-6 प्रायोरिटीज एरिया, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, फर्नीचर, IT वगैरह। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो अब रशाकई में कंपनी आई है उसका नाम है सेंचुरी स्टील, 6 महीने से उनको बिजली नहीं मिल रही थी। जो धाबेजी में है उसमें लिटिगेशन हो रही है, कोर्ट केस है। जो अल्लामा इकबाल की आई है उसमें 5 कंपनीज आई हैं चाइनीज की, लेकिन अभी हुकूमती रेगुलेशन तैयार नहीं, ना उनको गैस मिल रही है ना उनको बिजली मिल रही है। तो ये इश्यूज हमने सेटल करने हैं। ये शी जिनपिंग ने कोई नहीं चुटकी गिरानी के काम हो जाएगा तो हो जाएगा। ये हमारी तरफ से जो नालायकी है, सुस्ती है, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। और उसमें पॉलिटिकल विल का मुजाहरा, जो जब सीपैक शुरू किया था, मुझे याद है लोग कहते थे सीपैक कामयाब ही नहीं हो सकता, हमारे में कैपेसिटी नहीं है। वो हमने दिखा दिया क्योंकि पॉलिटिकल विल थी। उस वक्त PMLN गवर्नमेंट की, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मियां साहब ने खुद इंटरेस्ट लिया। तो अब वक्त आ गया पॉलिटिकल विल शो करें और ये जो ब्यूरोक्रेटिक मसाइल है वो हल करें। कुछ मसाइल हल हो गए हैं। IPPs का उन्होंने 100 अरब देने का हमने वादा कर दिया, 250 में से 150 रह जाएंगे। फिर IPPs का रिवॉल्विंग अकाउंट भी अप्रूव हो गया पिछले हफ्ते, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और भी इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अब जो 3 हफ्ते में इन्होंने काम किया है, काश 3 साल में करते तो ये मामला और मुस्बत नताइज होते इस दौरे के। अच्छा सेनेटर साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपने भी वो बयान पढ़ा होगा स्टेट स्पोक्स पर्सन का, US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान के हवाले से, इस बयान को की कितनी अहमियत इस वक्त आप देखते हो? दूसरा, जैसे मेरी प्रोग्राम में पिछले दिनों डिफेंस एनालिस्ट है, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी साहब, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है, इसके ताने बाने अमेरिका से भी मिलते हैं, क्योंकि उसको मसला है कि पाकिस्तान चाइना से क्यों करीब हो रहा है, सीपैक के मंसूबे क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक है इस सीपैक से, या जो विजिट है इस वक्त चाइना में? पहले तो मैं समझता हूँ ये जो बयान आया नेड प्राइस का, उनके स्पोक्समैन का, बड़ा मुस्तब बयान है और देर है दुरुस्त है। और ये उस बयान की नफी करता है जो वेंडी शर्मन, जो नायब वजीर खारजा अमेरिका की आई थी, जिसने 8 अक्टूबर को बयान दिया था हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आने से एक दिन पहले, कि हमारे पाकिस्तान से वसीतल बुनियाद ताल्लुकात नहीं चाहते, हम एक महदूद किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये जो है ना, अमेरिका ने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है पाकिस्तान को, जब वजीर आजम खुद मौजूद हैं चाइना में, कि जैसे कहते हैं ना, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम आपके दोस्त भी हैं, दोस्त माजी में थे, अब भी दोस्ती चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ अमेरिकन पॉलिसी में कुछ तब्दीली और लचक आई है। और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में भी अभी टॉक्स हुए थे ओस्लो नॉर्वे में 23, 24, 25 जनवरी को, अफगान तालिबान और मगरबी ममालिक जिसमें अमेरिका शामिल था। और उसके नतीजे में खामोशी से अमेरिका ने तालिबान हुकूमत के खिलाफ काफी पाबंदियां, जो इक्तिसादी पाबंदियां थी, हटा दी हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी अलाउ कर दिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और सो कॉल्ड हकानी नेटवर्क और तालिबान के खिलाफ जो सैंक्शन से खत्म हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो समझते हैं कि इस खित्ते में, कजाकिस्तान में जब से रूसी फौज आई थी पिछले माह, ये सारा इलाका अमेरिका के लिए नो गो एरिया बन गया। वस्ती एशिया, चीन, रूस, ईरान, तो रह गया पाकिस्तान जिससे उनके ताल्लुकात थे लेकिन सरमैरी थी। और अफगानिस्तान में तालिबान में नई हुकूमत आ गई है, तो उन्होंने वो तस्लीम कर ली है हकीकत भी, और पाकिस्तान से भी वो ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। और उन्होंने देख लिया कि अमेरिका के जो करीबी साथी हैं मशरकी वस्ता में, 4 बेहतरीन दोस्त, मिस्र, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, चारों के कायदीन कहाँ हैं इस वक्त? वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं बीजिंग में, वो ओलंपिक्स को देख रहे हैं, सेरेमनी को। तो इस वक्त हवा का रुख जो है मशरक की तरफ जा रहा है। तो अमेरिका ने भी हकीकत पसंदाना अप्रोच की है। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व है दहशतगर्दी में। हिंदुस्तान मेरे ख्याल में इन्वॉल्व जरूर है, उनकी स्पॉन्सरशिप है, और अमेरिका को खुद भी खतरा हो सकता है अगर दाइश स्ट्रांग हो जाए अफगानिस्तान में, तो वो अमेरिकन होमलैंड के लिए भी खतरा हो सकता है। तो उस हवाले तक काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन, रूस में तावन हो सकता है। मुशाहिद साहब, एक आखिरी सवाल, सियासी सवाल है। अभी सेनेट में जब बिल पास हो रहा था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल, उसमें आप मौजूद नहीं थे वोटिंग के वक्त, और बड़ी तनकीद हुई है दोनों तरफ से। पीपल्स पार्टी नून लीग को ब्लेम करी है, नून लीग पीपल्स पार्टी को ब्लेम करी है। क्या वजह बनी? आप क्यों नहीं थे इस अहम बिल की वोटिंग के वक्त?
मैं देखो जी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। मैं सिर्फ नहीं था बल्कि पूरी फैमिली वॉज डाउन विद कोरोना। मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा 4 साल का ग्रैंडसन शेरशाह भी। तो हम तो बीमार थे और कोरोना में फंसे हुए थे और कोरोना पीक में था और उसमें खांसी भी, जुकाम भी सारा था। तो एज ए कोरोना पेशेंट मैं कोई खतरा तो नहीं ले सकता था आके बाकी अपने साथियों को भी खतरे में डालूं। इट वाज वेरी क्लियर। और मेरा तो जावेद लतीफ साहब ने मिसाल दी थी, जावेद लतीफ साहब ने मिसाल दी थी कि पीटीआई के एक सेनेटर हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आ गई वोट देने के लिए, तो वो कहते थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को भी आना चाहिए था। देखिए जी, ये इस पर ये तो बड़े जोकिंग, ये तो उसको डिसमिस कर देना चाहिए जो एक सीरियस इशू को। ऐसे तो फिर इल्जाम जो लगते हैं हमारे पार्टी लीडर के खिलाफ कि जी वो बीमार नहीं है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आते, ये वही मंतक है अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करें जो पीटीआई वाले इस्तेमाल करते हैं हमारे लीडर के खिलाफ। तो ये वही सोच की कासी करते हैं और मेरे ख्याल में इसको इट शुड बी डिसमिस्ड विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, इसलिए बता सकते। वेलकम बैक। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान दहशतगर्दी की इस नई लहर का मरकज बन गया है, जहां कल नोशकी और पंजगोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में 7 एहलकार शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कल शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम में यह दावा भी किया था कि बलोच दहशतगर्द तंजीम BNA और TTP में गठजोड़ हो गया है और TTP ने पेशावर में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। 11 जनवरी को बलोच तंजीमें मिलकर इन्होंने BNA बनाई है और इनको अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे TTP और दूसरी तंजीमों की भी हमायत हासिल है और दाइश भी वहाँ मौजूद है कि इंडिया से भी लिंक हैं और इनके अफगानिस्तान में इनके कैंप्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। इंडिया जो है वो पाकिस्तान में साजिश करने से और रॉ जो है उसके पुराने कॉन्टैक्ट और इनसे राब्ते हैं। ये TTP के लोगों ने पेशावर और दूसरे इलाकों में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। सो ये सारी सूरत हाल बन रही है। वजीर दाखिला के इंकशाफ इंतहाई तशवीशनाक है। क्या वाकई TTP ने एक बार फिर पेशावर में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब ने। सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, तशवीशनाक है ये बात जो वजीर दाखिला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेशावर और दीगर इलाकों में TTP ने भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये क्या मामला है और कितना संगीन है ये मामला? देखें शहजाद, इसमें तो बिल्कुल बात वाज़ेह है कि कुछ अरसे से दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़ास तौर पर पुलिस एहलकारों को पर हमलों के वाक़यात जो हैं वो उसमें उनमें कुछ इजाफा देखने में आया है खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक भत्ताखोरी का ताल्लुक है, यकीनन भत्ताखोरी के वाक़यात जो हो रहे हैं उसमें TTP का एलिमेंट जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कुछ लोगों के राब्ते उनके साथ ही और उन्हीं के बिहाफ पे भत्ते मांगे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी हमें में रखनी चाहिए कि बाज़ औक़ात जो आम क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा लोग हैं, वो भी बाज़ औक़ात TTP या दाइश का नाम इस्तेमाल करके अपने ज़ाती जो क्रिमिनल प्लान्स होते हैं उनको परसू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर भत्ता मांगने वाला जो केस है वो ज़रूरी TTP के साथ ही उसका रब्ता हो या मुंसलिक हो या रिश्ता हो। बाज़ जो है जनरल ऑर्डिनरी क्रिमिनल गैंग्स भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज ही इस मामले को एक आला सतही इजलास में डिस्कस किया गया है और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की सदारत में हुआ, जिसमें जो भी मुतल्लिका महकमे हैं, इनमें इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने शिरकत की और उसमें भत्ताखोरी ही के हवाले से इक़दाम किए गए हैं और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को टास्क दिया गया है कि वो इसको रोकने की रोकथाम की और इंटेलिजेंस एंड इंटरडिक्शन इन दोनों एंगल्स को जो है वो फ़ाल बनाने में काम करे। सही। तो सैफ साहब, कुछ अभी तक वैसे मालूमात है कि ज्यादातर जो लोग भत्ता मांग रहे हैं वो वाकई TTP के हैं या नाम इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? देखें, मैं यही कहूँगा कि नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी ये एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है कि इवन ज़ाती दुश्मनियों में भी अगर कत्ल मकातले के वाक़यात भी होते हैं तो उसमें भी अमूमन TTP को या दाइश का नाम इस्तेमाल करके वाक़यात अटैक्स किए जाते हैं, अपने दुश्मनों को मारा जाता है। मसलन यहाँ पर कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई है, पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, लेकिन बाद में जब पता चला तफ्तीश के बाद तो कई केसेस में ये सामने आया कि
कि उनकी अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ थी और उन्होंने वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए मर्डर किया, लेकिन बाद में तरीका या शक्ल उसको इस तरह दी कि जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है। लेकिन शहजाद, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। मसलन कल ही जलोज़ई नौशहरा में पुलिस की एक नाके पे जो है फायरिंग की गई, जिसमें ASI जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात भी हो रहे हैं। इसी तरह बताखोरी में भी TTP या कलअदम तंजीमों के लोग ज़रूर मुलविस हैं, लेकिन हर केस जो है वो उनके साथ रिलेटेड नहीं है। आम जराइम पेशा लोग भी उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ बलोच तंजीमों ने एक अपना ग्रुप बना लिया है BNA के नाम से, और TTP की सपोर्ट उसको हासिल है, दाइश का एलिमेंट भी है, खासतौर पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे हैं। अब सैफ साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस सारी चीज़ों का जो अफगानिस्तान में सूरत हाल रही है, ज़रा बताइएगा कि वाकई इस चीज़ के शवाहिद हैं कि TTP BNA के साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रही है, और वो जो सारा एक नैरेटिव था कि अब क्योंकि तालिबान की हुकूमत आ गई अफगानिस्तान में तो वो अपनी ज़मीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए, उसका तो बिल्कुल उलट हो रहा है क्योंकि वाकयात में बहुत इजाफा हो गया। ये कैसे हुआ है? देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं। मैं ये समझता हूं कि जहां तक अफगानिस्तान की हुदूद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जारहाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनका ताल्लुक है, मेरे ख़्याल में कोई बाय डिज़ाइन तो ये काम नहीं हो रहा। तालिबान की हुकूमत फॉर्मली इन दहशत गर्दों को सपोर्ट या प्रोटेक्ट नहीं कर रही, इस तरह के कोई शवाहिद एटलीस्ट हमारे पास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि बहुत बड़ा इलाका है और आपको पता है कि अमरीकी फ़ौज 21 साल रहने के बावजूद इस पूरे इलाके को मैनेज नहीं कर पाई, तो यकीनी तौर पर दहशत गर्दों के कैंप्स उन इलाकों में है, कुन्नड़ के इलाके में है, नंगरहार में है, ये पक्तिया से ऊपर जो गर्देश का इलाका है, और यहाँ पर कुछ इलाकों में पक्तिका में इनके कैंप्स हैं और ये वहाँ छुपे हुए हैं, तो वहाँ से ये एंटर होकर कार्रवाइयाँ तो कर जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें अफगानिस्तान की जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत है उनका कोई बाकायदा हाथ है। अब रह गई बात दूसरी इनके आपस के कोऑर्डिनेशन की, तो देखें वो पश्तो की एक कहावत है, कहते हैं कि भूरे रंग का कुत्ता जो है वो गीदड़ का यार होता है। तो ये सब एक दूसरे के यार हैं, इसलिए कि इनकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, चाहे वो बलूचिस्तान में बलोच नेशनलिज्म की बुनियाद पर दहशतगर्दी करने वाले हों, चाहे तहरीक तालिबान के नाम से पाकिस्तान के इन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करने वाले हों। चूंकि इनके मजमूम मज़ाइम एक हैं, दुश्मन इनका पाकिस्तान है और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है, तो इसलिए इनका नेक्सस बनना कोई ऐसी मैं समझता हूं कि कोई गैर मंतकी बात नहीं है। इसमें बिल्कुल लॉजिक है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करें। और ख़ास तौर पर मैं ये देखता हूं कि जब नोशकी में और जो पंजगूर में और इन इलाकों में जो पाकिस्तानी फौज पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए हैं, उससे तो बड़ा साफ पैटर्न नजर आता है कि इनके पीछे कोई कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म है और वो बिल्कुल बाकायदा तरीके से प्लानिंग करके ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये स्पोरेडिक वायलेंस नहीं है, ये किसी सेल का काम नहीं है, बल्कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये अटैक किए जा रहे। KP में भी इस वक्त अल्लाह के फजल से फौज पर तो कोई हमलों में कोई ऐसी शिद्दत नहीं नजर आई, लेकिन पुलिस पेट्रोलिंग करने वाले ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो बेचारे किसी चौक में ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन पर फायरिंग वगैरह के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनसे लग ये रहा है कि कोई पैटर्न जरूर एक मुनज़्ज़म पैटर्न की शक्ल में ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और वो यकीनन इंडिया या जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।